एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीटी 1 के लिए। ठीक है, तो चाहे वो जेई हो, खास करके जेई के लिए मैं जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूँ। आप एनटीपीसी के लिए भी पढ़ेंगे, एएलपी में यही सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक मैन्योर का। ठीक है, तो एक और बात बता दूं कि जनरल साइंस से सीबीटी 1 में 30 मार्क्स आते हैं जेई में, आरआरबी जेई में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पड़ता है आपका। तो बोलिए कौन सा ऑर्गेनिक मैन्योर है, यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, कंपोस्ट है या अमोनियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है जो प्लांट या एनिमल वेस्ट जो है सरगल जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा जिसको सराया गलाया जाता है, वो सब होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो वो बनता है क्या है, कंपोस्ट बनता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है सॉइल के ह्यूमस के लिए। ठीक है, सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, उसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी बढ़ता है। ठीक है, बात करें यूरिया भी एक तरह का मैन्योर सार है, लेकिन वो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में यही डिफरेंस है। मैन्योर जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस है, और जो सिंथेटिक होता है वो होता है, या फर्टिलाइज़र जो होता है वो होता है मैन मेड। ठीक है, या केमिकल के द्वारा उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यूरिया सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, सुपर फॉस्फेट भी है और अमोनियम नाइट्रेट भी है। ठीक है, जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है, खास करके अमोनियम नाइट्रेट से। तो ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक है। बाकी ऑर्गेनिक में बचा कौन, कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट क्या है, एक नेचुरल और ऑर्गेनिक मैन्योर है जो कि एनिमल और प्लांट के वेस्ट से ही बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल मेथड टू डील विथ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। रीयूज देम, रिसाइकिल देम, थ्रो देम ओपनली, रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो डील करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे बोला नॉट सुटेबल। ठीक है, सुटेबल नहीं है कौन सा, मैंने नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे डील नहीं कर सकेंगे, कौन सा सुटेबल नहीं है। रीयूज देम, रिसाइकिल देम, थ्रो देम ओपनली, रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रो देम ओपनली। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जितने भी जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, किसी भी बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा वो डिग्रेड नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो उसका जितना से ज़्यादा हो सके उसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, उसका प्रोडक्शन कम करें। ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, वो डिग्रेड होगा ही नहीं, तो वो इन्वायरमेंट में ही रह जाएगा, जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि एक तरह का नेचुरल वेस्ट है जो बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई फ्रूट का छिलका ले लीजिए, या और बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन सा आ गया, प्लास्टिक्स बैग है, मेटल कैंस है, ये सारे डिग्रेड नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया या वायरस। ठीक है, तो इसलिए ये इसको डील करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रो देम ओपनली नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, विच हार्मोन सिग्नल फुलफिलनेस टू द ब्रेन ड्यूरिंग माइंडफुल ईटिंग। ग्रेलिन, इंसुलिन, लेप्टिन या एड्रेलिन। ठीक है, इनमें से बोला गया कि ब्रेन को कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिग्नल भेजता है कि भाई साहब अब पूरा मैंने पेट भर गया है, अब वो नहीं करना है। ठीक है, ग्रेलिन, इंसुलिन, लेप्टिन या एड्रेनलिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेप्टिन। ठीक है, ये सैटिएटी हार्मोन है, इसको सैटिएटी हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक तरह का फैट, इट रिलीजेस बाय फैट सेल के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, जो ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि अब जो आप खा रहे थे वो हो गया आपका। ठीक है, एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग ड्यूरिंग माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, वो बता देता है कि आपका जितना खाने का तक हो गया, अब आप ओवर ईटिंग नहीं करिए। बात करें बाकी जो 3 ऑप्शन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेलिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है।
ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ग्रेलिन क्या है, ये हंगर हार्मोन है, यानी कि जब हम लोग भूखे रहते हैं बहुत देर तक तो ब्रेन को तो मैसेज पहुंचता है कि अब खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये ग्रेलिन ही हार्मोन है जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, तो ये स्टमक में होता है। उसके बाद बात करें इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, खास करके ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे किसी को शुगर का बीमारी है, हम लोग बोलते हैं शुगर का बीमारी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें उसके बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन क्या होता है, एक फाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं या फिर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जैसे कि किसी के साथ धक्का मुक्की हो गया या किसी बात पे कहीं सुनी हो गया तो उस टाइम हम लोग को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा वगैरह आता है, एंगर आता है, तो उस टाइम एक्चुअली कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। इसलिए इसको फाइट टू फाइट या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, विच फूड कंपोनेंट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन। तो बोला गया कि इनमें फूड का कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारे जितने भी ये एक्चुअली इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। ठीक है, विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें तो विटामिन्स वगैरह जो है बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, रैकेट्स है। ठीक है, उसी तरह से एनीमिया है। ठीक है, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो है हम लोग को तरह तरह की बीमारी से बचाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि विटामिन्स और मिनरल्स का कंजम्पशन बहुत कम करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है, और ठीक है, तो जैसे जिंक है, जिंक एक मिनरल है, जिंक है, उसके बाद आपका कैल्शियम है, ये सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, जो हमारे बोन वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है, आयरन है। ठीक, तो बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देता है, फैट हम लोग को एनर्जी के साथ साथ बॉडी को गर्म रखता है, प्रोटीन्स जो है हम लोग को ग्रोथ में या जो सेल वगैरह डैमेज हो जाते हैं उसमें हेल्प करता है हम लोग को। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग प्रोटीन, पैथोजेंस, फेब्रोनोजिन, मैक्रोफेज या फेगोसाइट्स। ठीक है, तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस में विटामिन रहता तो विटामिन क्या हो जाता, विटामिन ई होता ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बोला है कौन सा प्रोटीन, तो प्रोटीन हो जाएगा हम लोग को फिब्रोनोजिन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिब्रोनोजिन जो है ये एक तरह का सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस बाय लीवर, याद रखना है ब्लड क्लोटिंग का जो फिब्रोनोजिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, वो प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग में कैसे हेल्प करता है, तो सुनिएगा, जैसे ही हम लोग का कोई पार्ट कटता है, ठीक है, या पार्ट कट उठ जाता है, तो एक एंजाइम है थ्रम्बोसिन, थ्रम्बोसिन क्या करता है, कन्वर्ट्स फिब्रोनोजिन इनटू इनसॉल्युबल। अभी हम लोग पढ़े कि फिब्रोनोजिन जो है ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है, लेकिन थोरम्बिन जो होता है वो फिब्रिनोजिन को इनसॉल्युबल बना देता है। जैसे हम लोग का हाथ कहीं पे भी कटता है तो एक थ्रेड टाइप का थ्रेड लाइक स्टैंडर्ड बन जाता है जिसको फेब्रिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फैब्रिक से फेब्रिन, ठीक है, थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी वहाँ पे फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, आरबीसी और प्लेट्स को वो क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है टू फॉर्म ए स्टेबल ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग मतलब समझते हैं आप, खून का बाहर निकला, जैसे कट उठ गया तो खून बाहर निकल के थोड़ा सा जम जाता है वहीं पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से हो रहा है, फिब्रोनोजिन की वजह से। ठीक है, इन ह्यूमन वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में, ओविडक्ट में, ओवरी में, या नॉन ऑफ द एबव में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट को फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गेमेट और फीमेल का जो
एग है वो वहीं पे जाकर के क्या करता है, मिलता है, ठीक है, माने गैमेट्स यहीं पे होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है ये फ्लोपिन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, रूट है, स्टेम है, लीफ है या फ्लावर है, ठीक है। प्लांट का कौन सा पार्ट ट्रांसपिरेशन करता है, तो ये हो जाएगा लीफ, ठीक है। तो हम लोग जब भी किसी प्लांट में पानी देते हैं वो क्या होता है, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्टेम के द्वारा आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे कहाँ तक जाता है, लीव्स तक जाता है। तो ये होता है कि एक्सेस वाटर जो हम लोग डाल देते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी व्हेन एक्सेस वाटर इज कम आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, लीव्स के द्वारा होता है। अगर लीव्स नहीं रहता तो स्टोमेटा होता, स्टोमेटा के द्वारा भी, ठीक है। लीव्स में ही क्या उसका जो पार्ट है स्टोमेटा, उसके जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसी के थ्रू निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन ह्यूमन, टी सेल, बी सेल, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ का जो काम करता है, जो हम लोग के अलग अलग तरह के जर्म्स हैं बॉडी में, जो जर्म्स हैं उससे जो लड़ने का काम करता है, अगर सिंपली बात करें तो वो होता WBC, वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स का अंदर की बात पूछ लिया है, ठीक है। टी सेल्स है, बी सेल्स है या रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। तो रेड ब्लड सेल्स तो होगा नहीं क्योंकि WBC होता है, तो WBC का कौन सा ये पार्ट, फिर वो हो जाएगा बी सेल, ठीक है, या फिर बी लेम्फोसाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, बीटा सेल बोलते हैं, बी लेम्फोसाइड भी बोलते हैं। तो ये एक वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि दैट ओरिजिनेट एंड मेच्योर इन द बोन मेरो, जो कि बोन मेरो में मेच्योर होता है, ओरिजिनेट बनता है, ठीक है। तो ये जो है एंटीबॉडीज़ का बनने में हेल्प करता है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो माने आपका जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, जम्स वगैरह जो बॉडी में आ जाता है उससे लड़ने में हेल्प करता है, ये लड़ता है, ठीक है। फॉर एसिड रेन द pH ऑफ रेन वाटर शुड बी लेस देन 7, 6.6, 5.6, 8। नाम से ही पता चल रहा है एसिड रेन है, माने रेन के साथ एसिड हो रहा है, ठीक है, एसिड आ रहा है। तो pH वैल्यू जो होगा उस रेन का वो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड होने के लिए, कोई भी चीज़ एसिड होने के लिए ज़ीरो, उसका जो pH वैल्यू होता है 0 से 7 के बीच में होता है, और उसके बाद 7 में न्यूट्रल होता है, और 7 से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एसिडिक बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पे एसिडिक रहने ऑब्वियसली 7 से कम कौन सा है, 6.6 और 5.6, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये न्यूट्रल होता है और ये हमारा बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला एसिड रेन, तो इसका आंसर होगा 5.6, ठीक है। क्यों ऐसा होगा सुनिएगा ध्यान से। जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और दोबारा सुनिएगा, जब बारिश होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे, क्योंकि व्हीकल्स वगैरह से इमिट होते हैं, ठीक है, व्हीकल से या फिर इंडस्ट्रीज से, ठीक है, और इमिट होते हैं। तो जैसी बारिश आता है इन सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से टकराता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब जो बारिश हो रहा है, मैंने बारिश ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते बारिश के साथ कौन आ गया, एसिड आ गया। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, जिसका pH वैल्यू 5.6 हो जाता है। Which of the following findings is not observed in Rutherford nuclear model of atomic, ठीक है। There is a neutral center in an atom called nucleus. Nearby all the masses of an atom residue in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in a circular path. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom. क्या होगा इसका आंसर?
तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और एक था हमारा नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस है। ठीक है, एक नील बोहर और एक रदरफोर्ड का। ठीक है, ये नील बोहर पहले सॉरी रदरफोर्ड पहले आया था 1911 शायद, है ना, और नील जो था वो 1913। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा इसमें नील बोहर में, बोहर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो इसको अभी डिस्कस करते हैं, बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे फिर कभी। ठीक, तो इन्होंने ये कहा था, इससे गलती ये हो गया था, इन्होंने कहा था नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम, एटम में जितने भी मासेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। ये बात गलत कहा था उसने। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, ओ सॉरी, ये बात ये बात सही था उनका। ठीक है, नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ठीक, ये बात गलत कहा था कि देयर इज़ ए न्यूट्रल सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रल है, ये बात गलत हो गया था इनका। ठीक है, यही यहाँ पे यही चीज़ पूछा है, नॉट मैंने इन्होंने क्या चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया था, तो इन्होंने ये गलत डेफिनेशन बोल दिया था कि न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रल होता है, जबकि ऐसा नहीं था। न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर में चक्कर काट रहा है, अंदर में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होता था न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बात जो है इनका गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी सब सही है। नियरली ऑल द मासेस, नियरली बोला है, जो सब मासेस है वो न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ में, ये भी सही था। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, ज़ायूला इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ लैंड, वाटर, वेट या लेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड। लैंड को मेज़र करने के लिए पुराना बहुत यूनिट है, ये है ज़ायूला। ठीक है, मैंने ज़मीन का एरिया नापने के लिए ज़ायूला के यूज़ करते थे लोग, ये ट्रेडिशनल है। ठीक है, जिस तरह से पहले बीघा कट्ठा, जिस तरह से अभी भी हम लोग बीघा कट्ठा यूज़ करते हैं, उसी तरह से ज़ायूला भी था। ठीक है, तो मॉडर्न डे में हम लोग क्या ये करते हैं, हेक्टर्स करते हैं, स्क्वायर मीटर करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। Which solution would likely to conduct electricity the best? Distilled water, lemon juice, vegetables oil या milk? सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा? तो ये हो जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस में ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है आयंस होंगे। ठीक है, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है, जो कि यहाँ पे जो एसिड है, ठीक है, वो टूट करके क्या देगा? आयंस देगा। ठीक है, तो आयंस होने की वजह से फ्री मूविंग, आयंस होने की वजह से वो मूव भी करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंडक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेमन जूस। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर देखिए, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, टैप वाटर अगर होता या फिर रिवर का पानी होता, वाटर होता, तो वो सब करता, लेकिन प्योर वाटर या बारिश का पानी इस तरह से है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बॉब यूज, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो टाइम पीरियड, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे ही डिपेंड करता है। वो होता है T बराबर 2π√L/G। ठीक है, L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, और G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अर्थ में G का वैल्यू तो सेम ही है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास G का। ठीक है, तो G पे और L पे डिपेंड करता है, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी होता है तो उलट जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/2π/G/L। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कंडक्शन का? बॉइलिंग ऑफ वाटर, आयरन क्लोथिंग, सन हीटिंग टू अर्थ, विंड ब्लोइंग। ठीक है,
तो कंडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो करके एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स तक हीट ट्रांसफ़र करते हैं। एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है वहाँ पे, मॉलिक्यूल्स सिर्फ हीट होकर के अपने जो पड़ोसी वाले हैं उसको हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरनिंग ऑफ क्लॉथ। ठीक है, कंडक्शन में होता क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या होता है, एक दूसरे तक हीट पहुँचाते हैं। जबकि बात करें बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, जैसे पानी गर्म हुआ तो नीचे वाला पानी ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला पानी नीचे आ जाता है, तब नीचे वाला पानी भी गर्म हो जाता है। तो ये कन्वेक्शन है। ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड में होता है, फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, उसी तरह से बात करें सन का जो हीट हम लोगों को तक पहुंचता है तो ये रेडिएशन होता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में आता है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए बैटरी, बैटरी में किस तरह का एनर्जी स्टोर्ड होता है, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी में जो है एक केमिकल्स होता है जिसके अंदर एनर्जी होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कौन सा एनर्जी होगा, केमिकल एनर्जी। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो का फॉर्मेशन होने के लिए क्या ज़रूरत है, लाइट इज अब्सॉर्ब बाय द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट पाथ, लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू वाटर, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डार्क एरियाज। ठीक है, देखिए क्या बोला है, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। शैडो का फॉर्मेशन से लाइट का एब्जॉर्ब, और लाइट जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब भी नहीं करता उसको। ठीक है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, लिटिल बिट, है ना, लेकिन ट्रांसपेरेंट से तो लाइट पास कर जाता है, तो शैडो का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट ब्लॉक होगा तभी जाके शैडो बनेगा। ठीक है, ओपेक का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिससे लाइट पास नहीं कर पाता है, तो लाइट पास नहीं कर पाएगा तो लाइट उससे आकर के टकराएगा और पीछे एक ब्लैक शेडो, ब्लैक टाइप का ये बनेगा, एरिया बनेगा, जिसको शैडो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात सही, ये आंसर हो जाएगा बी। लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू वाटर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ऑब्वियसली बेंड करता है, लेकिन इससे शैडो फॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन डार्क एरियाज, ऐसा भी कोई ये नहीं है, लाइट जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, चाहे वो डार्क हो या कम डार्क हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट पाथ। ठीक है, क्योंकि लाइट उससे पास नहीं हो पाता है और एक पीछे में ब्लैक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग शैडो। वेव कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू वैक्यूम, लाइट वेव, हीट वेव, साउंड वेव, इंफ्रारेड रेज। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड वेव। देखिए वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकता है, तभी तो लाइट जो है सूरज की रोशनी हम लोगों तक आता है, बीच में तो स्पेस भी है, वैक्यूम भी है, फिर भी आ जाता है। हीट भी ट्रेवल कर सकता है क्योंकि सूरज का हीट के लाइट के साथ साथ हीट भी आता है। साउंड इंफ्रारेड भी आता है हमारे। ठीक है, जो अभी बात की हम लोग रेडिएशन, है ना। बात करें साउंड की, तो साउंड एक तरह का मैकेनिकल वेव्स है जिसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेरे आजू बाजू में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं सामने में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से अपने उसका जो अड़ोसी पड़ोसी वाला एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उसको वाइब्रेट कराता है। इस तरह से क्या होता है, ये आगे बढ़ते बढ़ते साउंड आप लोगों तक पहुँचता है। ठीक है, दूसरे तक पहुँचता है। तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे कोई मैटर ही नहीं होता है, माने एटम्स ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स ही नहीं होगा, तो एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होगा। फॉर ए बुक ऑफ मास m मूविंग ए डिस्टेंस ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस 0 md या mgd या md cos थीटा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे गलत होने का मैक्सिमम चांस है। ठीक है, तो बोला क्या है गया है कि एक बुक है जिसका मास m है, उसको स्मूथ सरफेस में हॉरिजेंटल टेबल पे उसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क, आपके द्वारा कितना वर्क होगा ये नहीं पूछा है, वो पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा। सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, मास भी है, डिस्टेंस भी है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन क्या होता है कि मास कितना है, अब फोर्स कितना लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यही तो। ठीक है, तो जो
एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, फोर्स लगा रहे तब आप आगे की तरफ, ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर से लगता है, नीचे से लगता है, ध्यान से सोचिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से लग रहा है और आप लगा रहे हैं उसको आगे की तरफ धक्का मार रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एम डी कॉस थीटा ये होना चाहिए ना, ठीक। तो cos थीटा का वैल्यू, क्योंकि 90 cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्शन इन प्लेन मिरर, एच है, एफ है, जी है या डी है। ठीक है, लेटरल इन्वर्शन का मतलब होता है कि लेफ्ट पार्ट राइट में दिखाई देगा, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखाई देगा, तो बोलेगा कि इनमें से कौन सा है जो कि लेटरल इन्वर्शन का शिकार नहीं होगा। तो एच जो है, एच को देखिए बढ़िया से, एच में कोई भी लेफ्ट राइट कुछ भी करिए, है ना, लेफ्ट वाला पार्ट राइट कर दीजिए, राइट वाला पार्ट लेफ्ट कर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, बाकी सब में फ़र्क पड़ जाएगा, एफ उल्टा दिखने लगेगा। तो मिरर में जो होता है, प्लेन मिरर में जो हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ जाता है और राइट हैंड जो है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाता है, तो इसी को लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। तो एच पे कोई भी लेटरल इन्वर्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁵ ओम मीटर टू 10⁻³ ओम मीटर, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, 10⁻8 टू 10⁻6 ओम मीटर, 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻³ ओम मीटर, ठीक है। तो मेटल का जो है रेजिस्टिविटी होता है वो लो होता है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होगा, करंट को फ्लो होने से अपोज करना, तो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि मेटल तो कंडक्टर्स होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। तो मेटल का रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है। बात करें इंसुलेटर का, इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 ओम मीटर के बराबर रेजिस्टिविटी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है आपको कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर, फिर सोडियम भी मेटल है तो ये बेसिक नेचर का है। उसके बाद CO2 की बात करें तो ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है। उसके बाद बात करें सिर्फ CO जो है ये जो है आपका ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है। एंड डो नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस, ना ही एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इसलिए ये क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले, है ना, आप उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल का उसको याद होना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये पूरा याद होना चाहिए आपको। मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, ये मैंने ट्रिक वाली वीडियो यहाँ पे आप चाहे तो क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यहाँ आसानी से एकदम याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो उसको वहीं से देख लीजिएगा आप।
ठीक। तो रिएक्टिविटी में ये देख लीजिए, पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा? पोटेशियम का। ठीक है, आंसर हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। ठीक है, आप उस ट्रिक को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आसान सा तरीका है और बार बार पूछा जाता है। फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन इंस्टेड ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज एक्सपेंसिव देन टिन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज हाइयर देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। क्या होगा? ठीक है, फूड कैंस जो फूड कैंस का जो बनाया जाता है, कोटिंग किया जाता है, वो टिन से किया जाता है, ना कि जिंक से। क्यों ऐसा? क्योंकि जिंक जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है देन टिन से। यहाँ पे आइए आप वापस से देखिए, यहाँ पे जिंक और टिन, जिंक ऊपर है, मतलब जो ऊपर है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है और टिन का रिएक्टिविटी कम, इसलिए जिंक यूज़ नहीं करते हैं, टिन यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, जो कैन वगैरह होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं? टिन यूज़ करते हैं, ना कि जिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन होकर के हमारा खाना को क्या कर देगा? ख़राब कर देगा। ठीक है, पॉइजनस का काम करेगा। ठीक है, इथाइलिन गैस इज अच्छा, चलिए कोई नहीं। हाँ, इथाइलिन गैस इन इज़ ए प्लांट हार्मोन। बोला गया कि इथाइलिन गैस जो है एक तरह का प्लांट हार्मोन है, विच इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? सूट एलोंगेशन, रूट एलोंगेशन, शूट वाइडनिंग, या फ्रूट रैपनिंग। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन गैस जो है वो प्लांट हार्मोन है, जो कि फल के पकने में हेल्प करता है। ठीक है, फल के पकने में कौन हेल्प करता है? तो इथाइलिन। ठीक है, बात करें जैसे सूट एलोंगेशन में कौन सा हार्मोन यूज़ होता है? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, उसके बाद रूट एलोंगेशन में भी ऑक्सिन का ही हेल्प करता है, तो वो आगे में ऊपर में भी बढ़ने में हेल्प करता है, और इसमें रूट एलोंगेशन खास करके वर्टिकली जो है, वर्टिकली जाने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे ये वाला जो है इस स्लाइड में देना चाहिए था, बट क्वेश्चन वाले में ही आ गया। ठीक है, तो सूट एलोंगेशन जो है वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन करेगा। रूट एलोंगेशन मतलब वर्टिकली जो रूट फैलेगा वो ऑक्सिन ही हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। और फ्रूट राइपनिंग में कौन करता है? तो इथाइलिन। आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन Mg2+ एंड PO4 3- आयंस। क्या फार्मूला बनेगा? ठीक है, तो एक्चुअली जब भी फार्मूला बनता है तो इसमें जो आयंस होते हैं ना वो इंटरचेंज हो, मैंने फार्मूला जब बनेगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी Mg के साथ 3 आ जाएगा, Mg के साथ 3 बन जाएगा, और PO4 के साथ 2 बन जाएगा। ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है, या इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के पास 2 कैटायंस है, और फॉस्फेट के पास, ठीक है, क्या है? 3 एनायंस है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रिस क्रॉस मेथड से क्रॉस करेंगे, और इसका आंसर निकल जाएगा Mg3PO4 PO4 का होल ट्वाइस। Which of the following is an example of exothermic reaction? Melting of ice, boiling of ice, combustion of ice, evaporation of ice. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? सबसे पहला तो सवाल ये है कि जिसमें हीट क्या हो? रिलीज़ हो। तो इनमें से कौन से में हीट रिलीज़ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबशन ऑफ फ्यूल में। ठीक है, हीट और लाइट निकलता है कंबशन ऑफ फ्यूल एक्सोथर्मिक में। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं, है ना, जो भी कोयला वगैरह है या कुछ भी है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, है ना, कंबाइन होकर के तब जाके वो क्या करता है? हीट रिलीज़ करता है जलने के बाद। ठीक है, तो हीट रिलीज़ करने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है कंबशन ऑफ फ्यूल में। ठीक है, जैसे बात करें, एक और एग्जांपल है इवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का इवापोरेशन में तो हमको हीट देना पड़ता है, तब जाके वाटर इवापोरेट होता है। ठीक है, उसी तरह से बॉइलिंग ऑफ वाटर है। ठीक है, हीट दीजिएगा तब जाके वो बॉयल होगा। उसी तरह से मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस का मेल्ट करने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ेगा, हीट लेगा वो, तब जाके मेल्ट होगा।
तो वो एक्सोथर्मिक का उल्टा क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। तो ये तीनों ही इंडोथर्मिक होगा, बाकी कंबशन ऑफ फ्यूल एक्सोथर्मिक होगा। द केमिकल रिएक्शन 2AgCl 2Ag plus Cl2 टेक्स प्लेस इन डार्क सनलाइट ऑन हीटिंग अंडर हाई प्रेशर। ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये केमिकल रिएक्शन किस टाइम होगा, डार्क में होगा, डार्क के टाइम पे होगा, सनलाइट पे होगा, या हीटिंग करने पे होगा, या अंडर हाई प्रेशर। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है। जब उस पर लाइट पड़ता है तो वो टूट जाता है और बन जाता है सिल्वर और क्लोराइड। ठीक है, जिसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जो सिल्वर है वो क्या, वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज होता है क्योंकि वो सिल्वर बन जा रहा है। ठीक है, ग्रे कलर में। ठीक है। उसके बाद बात करें, ये इसको तोड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, सनलाइट। सनलाइट में क्या होते हैं, लाइट के पास क्या होता है, फोटोन्स होते हैं जो उसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या कंबस्टिबिलिटी। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, या कंबस्टिबिलिटी है। अभी हम लोग बात की है कि कंबस्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। बाकी जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि शेप में चेंज होना, शेप, साइज, कलर, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। डेंसिटी है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। बात करें कंबस्टिबिलिटी की, मतलब केमिकल रिएक्शन होकर के कुछ बन जा रहा है, तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। इनमें से कौन सा है जो कि बेसिस का प्रॉपर्टी नहीं है। दे हैव बिटर टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, दे रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। बेसिस का प्रॉपर्टी क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो बेसिस जो होता है वो बीटर होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, क्या ये सही है। ठीक है। उसके बाद बोला है रिएक्ट्स, एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज होता है। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखिए यही दोनों को ऑप्शन फंस रहा है, ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्ट है। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो बेसिस जो है ना, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, तो ये सही है। हम लोग को इनकरेक्ट खोजना था, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि ABR माने एसिड जो है वो ब्लू को रेड में बदलता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। और BRB का मतलब ये हुआ कि बेस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि दो बार B एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है। तो दो बार B के बीच में एक बार R आ गया, उसी तरह से B के बाद R आएगा, B नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं कि ब्लू लिटमस बेसिस जो होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में नहीं कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो इसलिए दो बार B एक साथ आ जाता अगर वैसा होता तो इसलिए याद रखना है दो बार B एक साथ नहीं आएगा, बस उतना ही याद रखिएगा तो हो जाएगा आंसर। ठीक है। यानी कि B के बाद R आएगा फिर B आएगा, तो ब्लू लिटमस बेसिस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू में बदलता है। चार्ल्स लॉ इज़ ऑब्जर्व डेट। चार्ल्स लॉ हम लोग को कब देखने को मिलता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के लिए एक ट्रिक है, चार्ल्स लॉ मैंने CP। ठीक है। CP जो है ये चार्ल्स लॉ का ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो इसको गैलोजर लॉ बोलते हैं, या फिर प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉयल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है वो PV बराबर nRT, वहीं से सब कुछ आता है, PV बराबर nRT है ना, तो उससे रिलेशन मिलता है। ठीक है। मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर है तो PV बराबर nRT है, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिए तो बाकी सारा टर्म क्या क्या बच गया उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर जैसे PV बराबर बोले nRT। ठीक है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन V का डायरेक्ट रिलेशन हो गया टेम्परेचर के साथ। ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से रिलेशंस पूछा जाता है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे RRB खास करके JE के लिए। ठीक है। चाहे वो NTPC हो या ALP हो, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है। सब क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। तो
उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस ये सब भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।